हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का क्लास 11 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 10 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 11वें नंबर क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसका टॉपिक है टीकाकरण एवं दवाओं का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। एक रासायनिक यौगिक जो मानव चयापचय को प्रभावित करता है और रोगों को मुक्ति करवाती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दवा। एक रासायनिक यौगिक जो मानव चयापचय को प्रभावित करता है और रोगों से मुक्ति करवाती है, दवा कहलाती है। रासायनिक यौगिक जो विशिष्ट शरीर क्रिया करते हैं, लक्ष्य और शरीर में जैविक प्रतिक्रिया शुरू करना औषधि कहलाती है। जब प्रतिक्रिया चिकित्सीय और उपयोगी होती है तो उन्हें दवा कहा जाता है। जब यह हानिकारक होती है तो उन्हें जहर कहा जाता है। जब हानिकारक होगी तो जहर कहेंगे और जब वो उपयोगी होगा तो उसे दवा कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दवाओं का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दवाओं का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आकार के आधार पर। यह ऑप्शन जो है यह हमारे दवाओं के वर्गीकरण नहीं है, बाकी यह रासायनिक संरचना के आधार पर यह है, दवा कार्रवाई के आधार पर यह है, लक्ष्य के आधार पर यह भी। यह तीनों दवाओं के वर्गीकरण में से हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है यह नहीं है। दवाओं के मुख्य रूप से 4 मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: औषधीय प्रभाव, औषधि क्रिया, रासायनिक रचना और शरीर में आणविक लक्ष्य। अगला प्रश्न होगा, उस यौगिक की पहचान करें जो दवा के लिए लक्ष्य के रूप में कार्य नहीं करता है। उस यौगिक की पहचान करें जो दवा के लिए लक्ष्य के रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। शरीर में दवाओं के सामान्य मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। चूँकि विटामिन शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते हैं तो उन्हें उपयोग के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए विटामिन जो है यह इसका ऑप्शन सही होगा। यह दवाओं के रूप में कार्य नहीं करता है। दवा के लिए जो होता है लक्ष्य के रूप में विटामिन सी कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा को औषधीय मापदंड के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस जो है इनको औषधीय मापदंड के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह दवाओं के औषधीय प्रभाव एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। दवाओं का एक विशिष्ट प्रकार की समस्या पर समान प्रभाव पड़ता है। एनाल्जेसिक में दर्द निवारक प्रभाव होता है और एंटीसेप्टिक के विकास को रोकते हैं। ये रोगाणुओं और ज्वरनाशक दवाओं के दौरान शरीर के तापमान को कम करने में मदद करते हैं। तीनों के बारे में आपको बता दिए। एनाल्जेसिक में क्या होता है, दर्द निवारक प्रभाव होता है, और एंटीसेप्टिक में यह विकास को रोकते हैं। ज्वरनाशक में होगा ज्वरनाशक दवाओं के दौरान शरीर के तापमान को कम करने में मदद करते हैं। और यह एंटीहिस्टामिन्स जो है इसे औषधीय मापदंड के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जेनेरिक दवाओं के लाभ कौन से हैं? जेनेरिक दवाई जो है इनके लाभ कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इसका लाभ होगा सस्ती। जेनेरिक दवाई जो होते हैं यह सस्ती होते हैं। जेनेरिक दवाई ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती है। इससे आप हर माह अच्छी खासी कीमत बचा सकते हैं। जेनेरिक दवाएं सीधे खरीदार तक पहुंचती है। इन दवाओं को पब्लिसिटी के लिए कुछ खर्चा नहीं किया जाता है, इसलिए ये सस्ती होती है। अगला प्रश्न है, जेनेरिक दवाओं की कीमत कौन तय करता है? जेनेरिक दवाओं की कीमत कौन तय करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सरकार तय करती है। सरकार इन दवाओं की कीमत खुद तय करती है। जेनेरिक दवाओं को
असर जो होता है और डोज और इन्फेक्ट्स ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होते हैं। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय कब लागू किया गया? नारकोटिक्स ड्रग पर एकल अभिसमय कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1961 ईस्वी में लागू किया गया। 1961 का नारकोटिक्स ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विशिष्ट नारकोटिक दवाओं के उत्पादन और आपूर्ति को प्रतिबंधित करती है और चिकित्सा उपचार एवं अनुसंधान के लिए समान प्रभाव वाली अन्य दवाओं को लाइसेंस देती है। तो कब इसको लागू किया गया है? नारकोटिक्स ड्रग 1961 ईस्वी में इसे लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय कब लागू किया गया? साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1971 ईस्वी में लागू किया गया। साइकोट्रोपिक औषधि पर समय 1971 ईस्वी में लागू किया गया। 1971 के मनोदैहिक पदार्थों पर कन्वेंशन एंड एक संयुक्त राष्ट्र की संधि है जिसे 21 फरवरी 1971 कब 21 फरवरी 1971 को वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है यह हस्ताक्षरित एम्फेटामिन प्रकार के उत्तेजक बार्बिट्रेट्स बेंजोडाइजेपाम और भी बहुत तरह के दवाई हैं जो कि नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक औषधि की तस्करी के विरुद्ध अभिसमय कब लागू किया गया था? नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक औषधि की तस्करी के विरुद्ध अभिसमय कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1988 ईस्वी में लागू किया गया था। 1988 का स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्तमान में लागू 3 प्रमुख दवा नियंत्रण संधियों में से एक है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के औषधि और अपराध नियंत्रक कार्यालय के रूप में कार्य करता है और UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। कौन करता है? UNODC। तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब लागू किया गया? और यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1985 ईस्वी में लागू किया गया। NDPS का अधिनियम वर्ष 1985 में मादक औषधि नीति संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय को पूरा करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने तथा रसायनों व औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो यह एक्ट लागू किया गया था 1985 में और 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो चलिए, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।